हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो कोर 13 पेपर है उसका फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीरीज बाय सीरीज हम वीडियो बना रहे हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं लॉर्ड रिपन के सुधार। ये कोर 13 पेपर का फर्स्ट लेसन में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कंटिन्यू पूछता आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोर 13 पेपर हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो 1857 से लेकर 1947 का जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना है। और आज का इस वीडियो पर हम पढ़ने वाले रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड रिपन। इसमें लॉर्ड रिपन वायसराय के पद पर नियुक्त होता है और उसने क्या क्या कार्य किए उसकी सुधार नीति आज हम लोग देखने वाले हैं। तो लॉर्ड रिपन उदारवादी था और भारत के सभी वायसराय में सर्वाधिक लोकप्रिय था। उसकी शांतिपूर्ण नीति, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा स्वशासन में शासन उसका विश्वास था। उनकी लोकप्रियता का कारण था उसका शासनकाल। संवैधानिक सुधारों का युग था। भारत की स्वशासन करने की योग्यता में उसे विश्वास था। सुधार के क्षेत्र में उसकी तुलना विलियम बेंटिंग से की जा सकती है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन वायसराय के पद पर नियुक्त होता है 1880 ईस्वी में, और वह एक उदारवादी नीति का पालन करने वाला व्यक्ति था। और उनका मानना था कि जो भी भारत के लोग हैं वो खुद से भारत पर शासन कर सकते हैं, और उस पर विश्वास भी करता था। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों में रुचि थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था और मानवीय मूल्यों को महत्व देता था। उसने अपने भारत नीति को इन शब्दों में व्यक्त किया था: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर आधारित है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और उस दूसरे यह कि भारतीय अनुभव करे कि यह हमारे लिए सही है। उसने रिपन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। उदारवादी ढंग के व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त होने के बाद उनका जो विचार है इस तरह का था कि हम भारत पर रह सकते हैं, पर किंतु भारतीय अनुभव करें कि हमारे लिए सही है। अब देखेंगे इसका सुधार लॉर्ड रिपन के कि यह किन किन क्षेत्रों में सुधार किया। सबसे पहले भारतीय शिक्षित वर्ग को महत्व दिया। भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रिपन की नियुक्ति इंग्लैंड में सरकार परिवर्तन का परिणाम था। सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन वायसराय के पद पर नियुक्त होता है, जो ब्रिटिश इंग्लैंड में वहाँ का सरकार चेंजिंग का परिणाम था। और 1880 ईस्वी में आम चुनाव में डिज़रायली की कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय हुई और ग्लैडस्टोन की लिबरल पार्टी की विजय हुई। ब्रिटिश जनता ने लिटन की प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी नीतियों को अस्वीकार कर दिया। और इससे पहले जो लॉर्ड लिटन है उनकी रूढ़िवादी नीति थी उसको अस्वीकार कर दिया खुद इंग्लैंड के लोगों ने, और उसको वायसराय के पद से हटा दिया। रिपन को नवीन उदार नीति को आरंभ करना था। भारतीयों ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। और दूसरा जो सुधार किया लॉर्ड रिपन ने, वर्नाकुलर एक्ट जो है उसको समाप्त कर दिया। रिपन का दूसरा लोकप्रिय कार्य वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना था। डस्टन ने ब्रिटिश काउंसिलिंग सभा में लिटन के इस एक्ट की कटु आलोचना की थी। जो ग्लैडस्टोन है, जो वर्नाकुलर एक्ट के ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका बहुत घोर आलोचना किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने रिपन को आदेश दिया था कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, और 1882 ईस्वी में रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया। थर्ड देखेंगे, थर्ड सुधार फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री कानून। 1881 ईस्वी में रिपोर्ट ने भारतीय श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया। बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु 8 वर्ष और 13 वर्ष के बाल श्रमिकों के लिए कार्य करने के 6 घंटे कर दिए। जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में इसमें भी सुधार किया। और इसमें क्या सुधार किया, जो श्रमिक है, जो 8 वर्ष के आयु के बच्चे थे और उनके लिए 6 घंटे कार्य करने का एक कानून बना दिया, और 13 वर्ष के बच्चों को लिए भी 6 घंटा कार्य करने के लिए एक कानून बना दिया। इससे ज़्यादा अगर कार्य करवाता है तो फिर उसे कानूनी कार्रवाई किया जाता था। इससे पहले रिपन के समय में, लिटन के समय में बहुत ज़्यादा बाल श्रमिक होते थे और उनसे काम करवाया जाता था। थर्ड सुधार देखेंगे, स्थानीय स्वशासन की स्थापना। रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना था। वह भारतीय शिक्षित वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कुछ उपयोगी कार्य की आवश्यकता समझता था। वह भारतीयों को प्रशासन से संबंधित करना चाहता था जिससे भविष्य में खतरों से साम्राज्य को बचाया जा सके। और जो लॉर्ड रिपन है, भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित करके खुद
से शासन करने के लिए उसे आगे बढ़ाया। दूसरे शब्दों में वह शिक्षित वर्ग को अंग्रेजों का मित्र मानता था। उसका दूसरा उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन में प्रशिक्षण देना था, जिससे वे अपने देश का शासन करने में सक्षम हो सके। वह देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, जो उसके अनुसार देश को राजनीतिक शिक्षा देने में सक्षम हो सके। स्थानीय स्वशासन की परंपरा का विकास 1850 के अधिनियम में हुआ था। प्रेसिडेंसी नगरों में तो यह नगरपालिका ने पहले से ही थी, लेकिन 1850 ईस्वी में अधिनियम के अनेक नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। इस प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय स्वशासन के दो उद्देश्य: पहला, प्रथम शासन कार्यों का खर्चा वही के निवासियों पर डाला जाए। दूसरा, शिक्षित भारतीयों का ध्यान सरकार की नीतियों से हटाकर स्थान कार्यों की ओर आकर्षित करना था। इस नगर पालिकाओं के सदस्यों को जिला मजिस्ट्रेट मनोनीत करता था और वे उनके नियंत्रण में कार्य करते थे। इस संस्थाओं के पास आय के पर्याप्त साधन थे। वह उन्हें स्थानीय पुलिस पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती थी। लॉर्ड मेयो ने आर्थिक केंद्रीकरण के अंतर्गत नगर पालिकाओं के वित्तीय स्रोत पर जोर दिया। इसके कारण विभिन्न प्रांतों में 1871 और 1874 के मध्य अधिनियम पारित किए गए। फिफ्थ सुधार देखेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षा सुधार। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए। पहला, विकास की जांच की। उसने इसके लिए W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का कार्य था कि वह 1854 के वुड डिस्पैच के सिद्धांतों के कार्यों का जांच करे और भविष्य के लिए शिक्षा की नीति को निर्धारण करे। इस प्रकार आयोग में 20 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य भारतीय थे। रिपन का विचार था कि शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही भारतीयों का उत्थान संभव हो सकता है। 6 देखेंगे, सिविल सर्विस। रिपन उदार दृष्टिकोण रखने वाला वायसराय था और भारतीयों को उच्च प्रशासन से जोड़ना चाहता था। उसने यह प्रस्ताव किया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी ICS की परीक्षा का आयोजन किया जाए। रिपन का कहना था कि इससे बड़ी संख्या में भारतीय इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है इसका लागू किया गया, और जो ये एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का केवल लंदन में होता था, लेकिन इसके अच्छे विचार के कारण यह भारत में भी लागू किया और वहाँ के लोगों को भी इस एग्ज़ाम से रूबरू करवाया। लेकिन गिरीश सरकार ने उसका सुझाव स्वीकार नहीं किया, और जो उसमें ब्रिटिश सरकार थी ग्लैडस्टोन, वो इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी इन्होंने परीक्षा में बैठने की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, और पहले 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले को इस परीक्षा में भाग नहीं लिया जाता था, तो लेकिन इसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इससे अधिक से अधिक जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते थे। भारतीयों का असंतोष दूर करने में उसे सफलता भी मिली। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे साथ बने रहिए, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।